नमस्कार। आज हम ओशो के कुछ बहुत ही कह सकते हैं चर्चित विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और शायद थोड़े उथल-पुथल मचाने वाले भी। बिल्कुल। प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलापन। हम्म। हमारे पास ओशो की किताब लव, फ्रीडम एंड अलोननेस के जो मुख्य विचार हैं उनका सार है, और कोशिश ये रहेगी समझने की कि ये तीनों चीजें कैसे जुड़ी हैं। हाँ, और ओशो के अनुसार ये कैसे एक एक जागरूक जीवन का आधार बन सकती हैं, खासकर रिश्तों के संदर्भ में। बिल्कुल, क्योंकि ओशो पारंपरिक सोच को तो काफी चुनौती देते हैं। हम्म। तो एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि क्या जिसे हम आमतौर पर प्यार समझते हैं हाँ। वो सच में प्यार है भी या कुछ और ही है? चलिए इसी पर बात करते हैं आज। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेम की ही बात करें, हाँ, जरूर। क्योंकि ओशो का जो नजरिया है प्रेम को लेकर वो काफी अलग लगता है ना? मतलब जो हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, जिसे हम फिल्मों में देखते हैं या गानों में सुनते हैं, वो वाला। बिल्कुल, वो जो एक गहरा खिंचाव होता है या वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकते वाली फीलिंग, हाँ। ओशो के लिए प्रेम ये नहीं है ना? वो इसे कैसे देखते हैं? हाँ। देखिए, ओशो इन पारंपरिक धारणाओं पर ही सवाल उठाते हैं। उनके लिए जिसे हम अक्सर प्रेम कह देते हैं, वो जो तीव्र लगाव है, वो निर्भरता। हाँ, कि दूसरा ही हमारी खुशी का सोर्स है। बिल्कुल, वो कहते हैं ये प्रेम नहीं है, ये अक्सर हमारी जरूरत होती है या हमारा कोई भावनात्मक खालीपन भरने की कोशिश। अच्छा। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है, मतलब कोई क्रिया नहीं है। ये तो होने की एक अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग। होने की अवस्था जैसे? जैसे मान लीजिए एक फूल खिलता है ना, और अपनी खुशबू फैलाता है। हाँ। तो वो किसी खास के लिए नहीं फैला रहा, खुशबू देना उसका स्वभाव है। अच्छा। वैसे ही ओशो के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति अपने भीतर खुश है, शांत है, पूर्ण महसूस कर रहा है अपने आप में। हाँ, अपने आप में, तो प्रेम उसकी चेतना से अपने आप बहता है। जैसे कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो तो छलकती है, एक अति प्रवाह, एक ओवरफ्लो की तरह। होने की अवस्था और अति प्रवाह, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका रोजमर्रा की जिंदगी में रिश्तों में क्या मतलब हुआ? अगर ये करने वाली चीज नहीं तो फिर अनुभव कैसे करें इसे? इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि प्रेम की शुरुआत दूसरे से नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो खुद से होती है। ओशो का मानना था कि जब तक हम अपने भीतर वो पूर्णता, वो आनंद नहीं खोज लेते, तब तक हम हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते रहेंगे। चाहे वो मान्यता हो, खुशी हो, सुरक्षा का भाव हो, या शायद अपने अकेलेपन के डर को कम करने की कोशिश। बिल्कुल। ये जो लेने की इच्छा है, ये जो जरूरत है, यही रिश्तों को मुश्किल बनाती है, बोझिल बनाती है। तो फिर इसके उलट जब प्रेम होने की अवस्था या अति प्रवाह होता है, तो आप इसलिए प्रेम नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि आपके पास देने के लिए इतना है। आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी समझ। आप अपनी पूर्णता को साझा करते हैं, अपनी कमी को भरने के लिए दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते। और ओशो कहते हैं इसी तरह का प्रेम आजादी देता है, क्योंकि ये दूसरे पर कोई मांग नहीं रखता। ये तो बिल्कुल उलट है उस सोच से जहां कहते हैं कि प्यार में एक दूसरे की जरूरत होती है, लोग एक दूसरे के लिए जरूरी हो जाते हैं। हाँ, जरूरी। इस परिभाषा से तो कई रिश्ते जिन्हें हम शायद प्यार समझते हैं वो ओशो के हिसाब से प्रेम नहीं हुए। ओशो के दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, शायद नहीं। वो जिसे जरूरत वाला प्यार कहते हैं, हाँ। उससे वो अक्सर मोह, अटैचमेंट या एक तरह का सौदा मानते हैं। मैं तुमसे प्यार करूंगा अगर तुम मेरी ये जरूरतें पूरी करो। एक कंडीशनैलिटी आ गई। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ये डर पर आधारित है, प्रेम पर नहीं। डर कि कहीं दूसरा छोड़ न दे, डर कि कहीं अकेले न रह जाएं। सही बात है। वास्तविक प्रेम उनके अनुसार निर्भय होता है, उसमें डर नहीं होता। वो दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करता है, उसे बढ़ने देता है, उसे अपने तरीके से खिलने देता है। यानी कब्जा करने की भावना नहीं होती, पॉजेसिवनेस नहीं, ये समझ पर आधारित होता है। और एक और बात, ओशो के लिए प्रेम कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है जो जागरूकता के साथ बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है। ये प्रेम की समझ वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अब इसी से जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता का विचार। हाँ, बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता ही प्रामाणिक प्रेम की नींव है। ये बात थोड़ी मतलब अजीब लग सकती है। हाँ, विरोधाभासी लगती है शुरू में। क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो थोड़ा तो एक दूसरे की जिंदगी में दखल होता है, कुछ सीमाएं बनती हैं, थोड़ी ईर्ष्या, जलन भी होती है, और उसे नॉर्मल मान लिया जाता है। हाँ, उसे नॉर्मल बल्कि कभी-कभी तो प्यार का सबूत मान लिया जाता है।
ओशो प्रेम और स्वतंत्रता के इस क्या कहते हैं जटिल रिश्ते को कैसे देखते हैं? ओशो इसी आम धारणा को ही चुनौती देते हैं। वो साफ कहते हैं कि प्रेम और स्वतंत्रता दुश्मन नहीं है, अच्छा। वो गहरे दोस्त हैं। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि बिना स्वतंत्रता के प्रेम संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है? हाँ, जिसे हम अधिकार जताना कहते हैं, पजेसिवनेस या ईर्ष्या, जेलसी, ओशो उन्हें प्रेम का सबूत नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये हमारे डर, हमारी असुरक्षा और वो जो मालिक बनने की एक गहरी प्रवृत्ति है ना इंसान में, हाँ, कंट्रोल करने की। हाँ, कंट्रोल, ये उसके लक्षण है। ये उस व्यक्ति का प्यार नहीं दिखाता, बल्कि उसका डर दिखाता है कि कहीं वो दूसरे को खो न दे, या उसका अहंकार दिखाता है कि वो दूसरे को अपनी संपत्ति समझ रहा है। लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? मतलब हमारा समाज, हमारी परवरिश, क्या वो हमें इतनी आसानी से इस तरह के स्वतंत्र प्रेम की इजाजत देते हैं? कई लोगों को तो शायद साथी का थोड़ा अधिकार जताना अच्छा भी लगता हो। लगता है, बिल्कुल लगता है। उन्हें लगता है कि ये दिखाता है कि साथी को कितनी परवाह है। हाँ। और यही ओशो कहते हैं कि ये व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक कंडीशनिंग है वो बहुत गहरी है। हमें सिखाया ही यही गया है कि प्रेम में थोड़ा बंधन, थोड़ी निर्भरता, ये सब तो होता ही है, ये स्वाभाविक है। ओशो इसी पूरी कंडीशनिंग पर सवाल उठा रहे थे। तो वो क्या कहते हैं? उनका कहना था कि सच्चा प्रेम बंधन बनाता नहीं, बल्कि सारे बंधन काटता है। वो पंख देता है, पिंजरा नहीं। वाह, पंख देता है, पिंजरा नहीं। हाँ, जब आप किसी से सच में प्रेम करते हैं तो आप उसकी खुशी चाहते हैं, है ना? और खुशी अक्सर स्वतंत्रता में ही मिलती है। बात तो सही है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, जब साथी एक दूसरे को वो स्पेस देते हैं कि वो खुद रह सके, अपने सपने जी सकें, अपने तरीके से बढ़ सकें, हाँ, बिना किसी दबाव के। हाँ, तभी रिश्ता बोझ नहीं बनता, बल्कि दोनों के विकास का एक जरिया बन जाता है। पर हाँ, इसके लिए गहरी समझ चाहिए, भरोसा चाहिए, और शायद अपने अंदर की असुरक्षाओं का सामना करने की हिम्मत भी। बिल्कुल, सबसे बढ़कर वही। ओशो ये नहीं कह रहे कि ये आसान है, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही एकमात्र रास्ता है असली प्रेम तक पहुंचने का। तो स्वतंत्रता सिर्फ दूसरे को स्पेस देना भर नहीं है, ये अपने डर और असुरक्षाओं से भी मुक्त होना है। हाँ, ये अंदरूनी मामला ज्यादा है। ये तो काफी गहरा आत्मविश्लेषण मांगता है फिर। निश्चित रूप से। ओशो के अनुसार आप दूसरे को उतनी ही स्वतंत्रता दे सकते हैं जितने आप खुद भीतर से स्वतंत्र हैं। अच्छा। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं, तो आप बाहर कंट्रोल खोजेंगे। आप चाहेंगे कि आपका साथी आपके हिसाब से चले ताकि आपका डर शांत रहे। लेकिन ओशो कहते हैं ये प्रेम नहीं है, ये तो आप अपने डर को मैनेज कर रहे हैं। बात तो पते की है। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब आप दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी स्वतंत्रता का करते हैं। ये आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ता है, नियंत्रण पर नहीं। प्रेम जो स्वतंत्रता दे और स्वतंत्रता जो प्रेम को गहरा करे, ये वाकई रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने जैसा है। बिल्कुल। अब आते हैं ओशो की तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा पर, और ये शायद सबसे अनूठी है और अक्सर गलत समझी जाती है, अकेलापन, जिसे ओशो अलोननेस कहते हैं। हाँ, अलोननेस। ओशो अकेलेपन, जिसे हम आमतौर पर अकेलापन यानी लोनलीनेस कहते हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ा फर्क करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये अंतर क्या है और प्रेम और स्वतंत्रता के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? ये अंतर समझना, कह सकते हैं, ओशो के पूरे दर्शन की कुंजी है। आमतौर पर हम अकेला शब्द सुनते ही कुछ नकारात्मक सोचते हैं। हाँ, एक कमी सी महसूस होती है। बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि जिसे हम अकेलापन समझते हैं वो अक्सर एकाकीपन होता है, यानी लोनलीनेस। एकाकीपन। हाँ, एकाकीपन एक नकारात्मक अवस्था है। ये किसी दूसरे की कमी महसूस करना है, एक खालीपन है, एक उदासी है कि कोई मेरे साथ नहीं है। हम इस खालीपन को भरने के लिए बेचैन रहते हैं। किसी साथी की तलाश या भीड़ में जाना। हाँ, या मनोरंजन में खो जाना, कुछ भी करके उस खालीपन से बचना। इसके ठीक उलट है अकेलापन, यानी अलोननेस। वो क्या है फिर? अलोननेस एक सकारात्मक अवस्था है, एक समृद्ध, एक गहरी अवस्था। ये स्वयं के साथ होने का आनंद है। स्वयं के साथ होना? हाँ, ये वो स्थिति है जब आप अकेले होते हुए भी अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि आप अपने ही साथ में पूर्ण और संतुष्ट होते हैं। अच्छा। एकाकीपन में आप दूसरे को मिस करते हैं, अलोननेस में आप खुद से मिलते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प फर्क है। इसे ऐसे समझें जैसे रेगिस्तान में कोई खो गया है, वो अकेला है,
तो वो एकाकी है, लोनली है, हाँ, डरा हुआ, परेशान। बिल्कुल। लेकिन कोई अपने बगीचे में या पहाड़ पर शांति से अकेले बैठकर बस प्रकृति को देख रहा है, उसका आनंद ले रहा है। तो वो अपनी अलोननेस में है। हाँ, वो अपनी अलोननेस में है। वो अकेला है पर एकाकी नहीं है। तो अलोननेस का मतलब हुआ अपने आप में संपूर्ण होना, किसी बाहरी सहारे के बिना भी खुश और शांत रह पाना। ये तो एक तरह की आंतरिक स्थिरता हुई। बिल्कुल सही पकड़ा। ओशो इसी आंतरिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब तक व्यक्ति अपनी अलोननेस को स्वीकारना और उसका आनंद लेना नहीं सीखता, तब तक वो सच्चे अर्थों में न तो प्रेम कर सकता है और न ही स्वतंत्र हो सकता है। ऐसा क्यों? मतलब अलोननेस का प्रेम और स्वतंत्रता से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि अगर आप अपने अकेले होने से डरते हैं, अगर आप अपने साथ अकेले नहीं रह सकते, तो क्या होगा? तो आप हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढेंगे। हाँ, आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, अपनी खुशी के लिए, अपने खालीपन को भरने के लिए, अपने डर से बचने के लिए। अच्छा। और ऐसे में आप जो भी रिश्ते बनाएंगे वो जरूरत पर आधारित होंगे, मजबूरी पर आधारित होंगे, प्रेम पर नहीं। बात समझ में आ रही है। ओशो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जब आप अपनी अलोननेस में स्थित हो जाते हैं, जब आप अपने भीतर वो शांति और आनंद पा लेते हैं, तब भी आप दूसरों से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप सन्यासी हो जाते हैं, हाँ। लेकिन जुड़ने की क्वालिटी बदल जाती है। आप जुड़ते हैं साझा करने के लिए, देने के लिए, मांगने के लिए नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सच्चा प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पहले अपनी अलोननेस को साधना होगा। ये तो सुनने में उल्टा लगता है। हाँ, उल्टा लगता है क्योंकि हम सोचते उल्टा है। हम तो अक्सर प्रेम या साथी की तलाशी इसलिए करते हैं ताकि अकेले ना रहें। बिल्कुल। और ओशो कहते हैं कि ये जो लोनलीनेस से बचने के लिए रिश्ते बनते हैं ना, हाँ। वही अक्सर दुख और संघर्ष का कारण बनते हैं, क्योंकि उनकी नींव ही डर और जरूरत पर टिकी है। लेकिन जब आप अपनी अलोननेस को साध लेते हैं, मतलब ध्यान के द्वारा या आत्मचिंतन से, खुद को जानने की प्रक्रिया से, जब आप अपने भीतर शांति और पूर्णता का अनुभव करने लगते हैं, हाँ। तब आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आपको अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होती। आप अपने आप में पर्याप्त होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, कह सकते हैं। हाँ। और इसी पर्याप्तता से, इसी आंतरिक समृद्धि से जो प्रेम और स्वतंत्रता का जन्म होता है, वो बहुत असली होता है, बहुत मुक्त करने वाला होता है। तब आप किसी के साथ होते हैं क्योंकि आप उसके साथ होना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको अकेले होने से डर लगता है। ठीक है। तो हमने प्रेम की एक नई परिभाषा देखी जो अति प्रवाह पर आधारित है, जरूरत पर नहीं। हाँ। हमने समझा कि कैसे स्वतंत्रता प्रेम का दुश्मन नहीं बल्कि जरूरी हिस्सा है, डर का लक्षण नहीं। बिल्कुल। और हमने अलोननेस के सकारात्मक अर्थ को जाना, जो एकाकीपन नहीं बल्कि आंतरिक पूर्णता और शांति की स्थिति है। सही। अब ओशो इन तीनों को, प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलापन यानी अलोननेस को एक साथ कैसे जोड़ते हैं? इनका आपसी तालमेल कैसे काम करता है एक सार्थक जीवन और रिश्ते के लिए? मतलब सार क्या है इन सब का? ओशो के अनुसार ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं और एक खास क्रम में, एक सीक्वेंस में विकसित होते हैं। अच्छा, क्रम भी है? हाँ, इसे एक त्रिकोण की तरह समझ सकते हैं जिसका आधार है अलोननेस। आधार अलोननेस है। हाँ, सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर उतरना होता है, अपने केंद्र को खोजना होता है, अपनी अलोननेस में जीना सीखना होता है, यानी वो आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता हासिल करनी होती है। ठीक है। जब आप अपने अकेलेपन में खुश और पूर्ण होते, तब आप दूसरे पर निर्भर नहीं रहते और न ही आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। यहीं से स्वतंत्रता का जन्म होता है। आपको अपनी स्वतंत्रता का एहसास होता है और आप दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करने लगते हैं। आप दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। और जब ये दो आधार, अलोननेस और स्वतंत्रता, मजबूत हो जाते हैं, तब प्रेम अपने आप बिना किसी कोशिश के एक खुशबू की तरह फैलता है। अच्छा, प्रेम आखिर में आता है। हाँ, एक परिणाम के रूप में। वाह। ये प्रेम किसी कमी को भरने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी पूर्णता को, अपने आनंद को साझा करने का एक खुशी भरा काम होता है। तो क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आंतरिक पूर्णता और शांति, अलोननेस। हाँ, फिर उसके परिणाम स्वरूप अपनी और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान। सही। और अंत में उस पूर्णता और स्वतंत्रता से अपने आप उपजने वाला प्रेम, जो सिर्फ साझा करने के लिए है। एकदम सही।
ओशो का यही मूल संदेश है। वो कहते हैं कि हम अक्सर क्रम उल्टा कर देते हैं। कैसे? हम पहले प्रेम खोजते हैं, या जिसे हम प्रेम समझ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि उससे हमें खुशी और पूर्णता मिलेगी। और फिर हम स्वतंत्रता और अकेलेपन जैसी चीजों से लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। ओशो कहते हैं कि नींव ही गलत है तो इमारत तो डगमगाएगी ही। सही नींव है अपने भीतर की खोज, अपनी अलोननेस को पाना। और जब नींव मजबूत होगी तो स्वतंत्रता और प्रेम उस पर स्वाभाविक रूप से खड़े हो जाएंगे। और ऐसे रिश्ते जो इस समझ पर आधारित होते हैं वो बोझ नहीं बनते। वो दोनों व्यक्तियों के, कह सकते हैं, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास में मदद करते हैं। उन रिश्तों में क्या खास होता है? उनमें जागरूकता होती है, आपसी सम्मान होता है और अधिकार जमाने या मालिक बनने की भावना नहीं होती, जिसे ओशो नॉन पोजेशन कहते हैं। नॉन पोजेशन? हाँ, ये रिश्ते मुक्त करते हैं, बांधते नहीं हैं। और ये बात बार बार याद रखने लायक है कि खुशी का स्रोत आखिर में भीतर ही खोजना होगा, किसी दूसरे व्यक्ति या बाहरी हालात में नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि हम आज रिश्तों को किस नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम उनमें अपनी कमियों का इलाज ढूंढ रहे हैं या अपनी भीतरी समृद्धि को साझा करने का एक माध्यम बना रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई बहुत गहरे विचार हैं और शायद कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। चलिए आज की इस बातचीत के जो मुख्य बिंदु उभरे हैं उन्हें संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हाँ। पहला तो ये कि ओशो के अनुसार प्रेम कोई मांग या निर्भरता नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूर्णता और आनंद का एक स्वाभाविक अतिप्रवाह है, जिसे हम दूसरों से साझा करते हैं। सही। दूसरा, सच्चा प्रेम और स्वतंत्रता दुश्मन नहीं, दोस्त है। प्रेम स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता प्रेम को गहरा करती है। और वो जो अधिकार जताना या ईर्ष्या है वो प्रेम नहीं बल्कि डर और असुरक्षा के लक्षण है। तीसरा, अलोननेस यानी अकेलापन, वो लोनलीनेस वाली उदासी नहीं है। ये स्वयं के साथ होने की एक सकारात्मक, शांत और आनंदपूर्ण अवस्था है जो आंतरिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाती है। चौथा, स्वस्थ और प्रामाणिक रिश्तों की नींव इसी क्रम में रखी जाती है। पहले अपनी अलोननेस को साधना, फिर स्वतंत्रता को समझना और जीना, और तब प्रेम को स्वाभाविक रूप से खिलने देना। बिल्कुल। और पांचवा कि ऐसे रिश्ते जागरूकता, आपसी सम्मान और अधिकार न जमाने की भावना पर टिके होते हैं और खुशी का अंतिम स्रोत हमारे भीतर ही होता है। एकदम सही सार है ये। और इन विचारों पर आगे सोचने के लिए श्रोताओं के मन में एक सवाल ये उठ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आज से जानबूझकर अपनी अलोननेस को थोड़ा समय देना शुरू करे, चाहे वो रोज कुछ मिनट शांति से बैठना हो या प्रकृति में अकेले टहलना हो या बस अपने विचारों और भावनाओं के प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक होना हो, तो इसका उसके मौजूदा रिश्तों पर या नए रिश्ते बनाने के तरीके पर क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। या एक और पहलू से सोचें, अपने किसी करीबी रिश्ते में, चाहे वो साथी हो, दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो, उसे थोड़ी और स्वतंत्रता देने का, उस पर अपनी उम्मीदें थोड़ी कम करने का एक छोटा सा कदम आज क्या हो सकता है? ये छोटे कदम भी शायद ओशो के बताए रास्ते की ओर पहला इशारा हो सकते हैं। निश्चित रूप से। ये ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने जीवन और रिश्तों को ज्यादा जागरूकता से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। ओशो के प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलेपन पर ये विचार भले ही पारंपरिक सोच से अलग हों, पर वो आत्मखोज और एक सच्चे जुड़ाव की गहरी संभावना जरूर दिखाते हैं। आज की इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।